हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट का और ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ चुका है। और ऑल इंडिया का तो स्टे वैकेंसी स्पेशल स्टे वैकेंसी जो था वो पहले ही आ गया था, वो 21 से स्टार्ट ही था। ठीक है। और बाकी स्टेट का उसके बाद से स्टार्ट था 25 से। लेकिन यूपी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है कि किस डेट में क्या क्या होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, तो मैं आपको पहले गाइडलाइंस बताता हूँ और मैं आपको शेड्यूल भी बता दूंगा बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना या निर्देश। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तब होता है जब स्टे वैकेंसी राउंड हो और उसमें कुछ सीटें रह जाती हैं, वो फिल नहीं होती हैं। ठीक है। तब स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं होता है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड से कोई सीट ना मिली है और ना ही स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई सीट मिली है। ठीक है। इसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हेतु नीट यूजी 2024 की ऑल इंडिया काउंसलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। और आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में तभी एलिजिबल होंगे जब आपको ऑल इंडिया के किसी राउंड में भी कॉलेज ना मिला हो। ठीक है। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कॉलेज मिला हो, एडमिटेड हों या नॉट रिपोर्टेड हों। ठीक है। अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद रिपोर्ट ना किया हो, रिजाइन किया हो, तो ऐसे सभी स्टूडेंट भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में पूर्व में पंजीकरण कराया था उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट ने पहले स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था तो उन्हें दोबारा से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो अभी जैसे कल किसी ने पूछा था कि इन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कराया था लेकिन फ़ीस का पेमेंट करना भूल गए, इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो अब उनके लिए मौका है और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किंतु यदि किन्हीं कारणों से पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर सके थे। ठीक है। अब उनके साथ यही हुआ था कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पाई थी। तो जो भी अगर रजिस्ट्रेशन शुल्क या सिक्योरिटी भी जमा नहीं कर पाए थे तो इस बार क्या है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में निर्धारित तिथि के अंतर्गत यानी कि जो डेट बताई गई है उसके अंतर्गत पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस जमा कर सकते हैं और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों या राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है एवं प्रथम बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार पंजीकरण सिक्योरिटी धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा, अर्थात नॉन रिफंडेबल होगा। और ये बता रहे हैं कि इससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है अभी तक तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी पेमेंट करनी होगी, सिक्योरिटी फीस भी पेमेंट करनी होगी, जिसमें से कि रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है। इसके बाद है प्रथम द्वितीय तृतीय एवं स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गई है उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट किया था और क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन तो था ही। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने सिक्योरिटी फीस भी पेमेंट कर रखी थी, तो अब उनको दोबारा से कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी और वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी नीट यूजी 2024 के, यानी कि वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। यूपी नीट यूजी 2024 के प्रथम द्वितीय चक्र तृतीय चक्र एवं स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको यूपी नीट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में बीडीएस मिला था। ठीक है। लेकिन वो एमबीबीएस लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय या निजी क्षेत्र के एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि नियमानुसार ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और इन सभी स्टूडेंट को जो बीडीएस ले चुके हैं उन सभी को अगर गवर्नमेंट में लेना है तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए और प्राइवेट में करना है तो प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जो सिक्योरिटी फ़ी होगी उसको जमा करना होगा। ठीक है। इसके बाद है अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित ताल का हाँ देखो इसमें बताया गया है कि कितनी सिक्योरिटी मनी देनी है। तो गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए है 30,000 सिक्योरिटी मनी और प्राइवेट डेंटल के लिए है 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी
और प्राइवेट मेडिकल यानी कि एमबीबीएस के लिए है 2 लाख सिक्योरिटी मनी। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की धनराशि जमा करनी होगी। यदि कोई स्टूडेंट 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करता है तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के डेंटल और मेडिकल कॉलेजों में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी क्षेत्र दोनों के डेंटल कॉलेजों की सीट हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उन्हें रुपये 1 लाख की धनराशि जमा करनी होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो अगर 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करते हैं तो वो प्राइवेट एवं गवर्नमेंट दोनों प्रकार के डेंटल कॉलेज में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें। यानी कि जब आप सिक्योरिटी फ़ी या सिक्योरिटी फ़ी का पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल होती है, तो उसको हमेशा अपने बैंक अकाउंट से ही डेबिट कराएं, ठीक है। किसी दूसरे का बैंक अकाउंट यूज नहीं करें, क्योंकि समस्त राउंड की काउंसलिंग फिनिश होने के बाद आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यानी कि जिनको कॉलेज अनावंटित यानी कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है और जिनको कॉलेज मिल गया है यानी कि एडमिटेड कैंडिडेट की धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी उसी के बैंक खाते में नियमानुसार वापस कर दी जाती है, ठीक है, जिस खाते से धनराशि का भुगतान किया गया था। इस वजह से अपना खाता लगाएं, क्योंकि कई बार साइबर कैफ़े वाले बताते नहीं हो, पैसा खा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूपी नीट यूजी 2024 में अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय upneet.gov.in पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर की सूची यूपी नीट यूजी 2024 की नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 26/7/2024 एवं ब्रोशर में दी गई है। यानी कि आपको जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें किसी एक नोडल सेंटर का सेलेक्ट करना होगा, और इस नोडल सेंटर के नाम दिए गए हैं ब्रोशर में, यूपी नीट का जो ब्रोशर जारी हुआ था उसमें, ठीक है। इसके बाद है अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख यानी कि जो भी अभिलेख हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको upneet.gov.in वेबसाइट पर जाके अपलोड करने होंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आरक्षण से संबंधित यानी कि रिजर्वेशन से संबंधित सर्टिफिकेट, जैसे कि ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो। इसके बाद है आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग। तो आरक्षण जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए एवं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इन सभी का जो सर्टिफिकेट होगा वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बना होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2024 अथवा इसके पश्चात के ही मान्य होंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद के ही बने हों ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। इसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें। कि एससी और एसटी वाले स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि उनके जो रिजर्वेशन के कैटेगरी के सर्टिफिकेट हों वो उत्तर प्रदेश शासन के जो प्रारूप होता है उसी के अकॉर्डिंग बने हों, ठीक है, जिससे कि प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सके, मतलब कि जिससे कि उनका वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर इसके बाद भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण पत्र मान्य नहीं होगा। तो मतलब क्या कहते हैं कि जो नेशनल जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बना है, यानी कि जैसे कि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, भारत सरकार के द्वारा अगर बना है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो सेंट्रल के लिए है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के इसका भी कोई मतलब नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल एसटी वैकेंसी राउंड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है, यदि आपको स्पेशल एसटी वैकेंसी राउंड में कोई सीट मिली और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे स्टूडेंट की जमा की गई सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ उसे यूपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के बाद 2025 से 26 की जो काउंसलिंग होगी उसमें डीबार कर दिया जाएगा, यानी कि आप फिर 2025 से 26 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो भाई सीट मत छोड़ना, पहली बात तो कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। और जिन्होंने मुझसे कल पूछा था कि उन्होंने इस स्पेशल एसटी वैकेंसी राउंड के लिए अब वो एलिजिबल होंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एसटी वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन सिक्योरिटी फ़ी पे नहीं कर पाए, तो इस वजह से उन्हें कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो वो अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी फ़ी का पेमेंट करके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके यूपी नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल की।
तो अब हम बात कर लेते हैं यूपी नीट यूजी स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल की। तो देखो इसमें जो मैंने आपको कल बताया था कि ऑल इंडिया और स्टेट का बाद में है, यानी कि 25 से बताया था, लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने जल्दी ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यूपी नीट यूजी का जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड का शेड्यूल है वो जल्दी है थोड़ा। ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है वो है 22 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। वो भी 22 नवंबर को पूर्वाहन यानी कि AM, ठीक है, 11 AM से 25 नवंबर को 11 AM तक। ठीक है, 3 दिन का टाइम दिया है इसमें। इसके बाद है पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस जमा करने की डेट है वो भी 22 नवंबर से 25 नवंबर है। और ये 22 नवंबर को 11 AM से स्टार्ट होगी और 25 नवंबर को 2 PM तक चलेगी। तो इसमें 4 दिन का टाइम है। ठीक है, इसके बाद है मेरिट सूची घोषित होने की तिथि और मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी, वो होगी 25 नवंबर को रिलीज। ठीक है, यानी कि उसमें एक ही दिन में रिलीज हो जाएगी मेरिट लिस्ट। इसके बाद है ऑनलाइन चॉइस पर फिलिंग करने की डेट, वो स्टार्ट होगी 26 नवंबर से 28 नवंबर तक। और 26 नवंबर को भी पूर्वाहन यानी कि 11 AM से 28 नवंबर को 5 PM तक। ठीक है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी 26 से 28 नवंबर, 3 दिन का टाइम है। इसके बाद है सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि, यानी कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा 29 नवंबर को, 1 दिन का टाइम है। इसके बाद आपको आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की डेट और एडमिशन लेने की डेट होगी, वो है 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। ठीक है, 30 नवंबर से लेकर आपको 2 दिसंबर तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेने हैं। फिर 2 दिसंबर से आपको 5 दिसंबर तक जाके एडमिशन करा लेना है, यानी कि पूरे 5 दिनों का टाइम है एडमिशन के लिए। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट वैकेंसी राउंड में पंजीकरण करा लिया है उन्हें स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट वैकेंसी राउंड में पंजीकरण कराया था किंतु किन्हीं कारणों से पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर सके थे, वह निर्धारित तिथि के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा कर स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सिक्योरिटी फ़ी जमा करना या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना भूल गए थे, तो गलती हो गई थी या फिर, तो वो इस बार फ़ीस जमा करके टाइम के अकॉर्डिंग फ़ीस जमा करके इस स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र एवं स्टेट वैकेंसी राउंड से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, वे अभ्यर्थी स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि जिनको अभी तक कोई भी राउंड में सीट नहीं मिली है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त समस्त अर्य अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। कि जो भी इन्होंने बताया है, इसके अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना होगा। और जो सिक्योरिटी फ़ी मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके अनुसार सिक्योरिटी फ़ी जमा करनी होगी। ठीक है, और स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, यानी कि वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो यूपी नीट यूजी 2024 के किसी भी चक्र से कोई भी सीट नहीं पाए हैं। ठीक है, या फिर ऑल इंडिया में कोई भी सीट नहीं पाए हैं। अगर कोई भी सीट पाई है तो वो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है कि यदि किसी कैंडिडेट का एडमिशन हो गया है या फिर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, रिजाइन कैंडिडेट हैं, तो वो भी इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा गाइडलाइंस और पूरे जो शेड्यूल का डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिएगा। हमारे चैनल पे ऐसे ही नीट से रिलेटेड टाइम टू टाइम सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर टॉक्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं।